आज के मुख्य समाचार। 8 से 16 जून तक जुब्बल स्टेडियम में होगी भव्य श्री राम कथा। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद और बीडीसी प्रतिनिधियों का किया अपमान। बिंदल। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। विनोद जिंटा। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स का सचिवालय कूच। वीकेंड के बाद शिमला जाम से पैक। मुख्यमंत्री और नीरज भारती विवाद पर जयराम ठाकुर का हमला। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गंभीर है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई बयान या गतिविधि सामने आती है जिससे सामाजिक सद्भाव अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो तो पार्टी उस मामले को गंभीरता से लेगी और आवश्यक कार्यवाही पर भी विचार करेगी। मीडिया द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती के हालिया बयान को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है तथा किसी भी विवादित मामले में कानून के अनुसार निष्पक्ष और सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किसी भी विषय पर पार्टी का आधिकारिक रूप संगठन के अधिकृत मंचों के माध्यम से ही सामने आता है और व्यक्तिगत बयान पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं माने जा सकते। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा तथा प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरिकृष्ण हेमराल भी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा चली हुई है, चाहे वो नीरज भारती जी का प्रकरण हो, तो विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कि कोई भी किसी के कोई भी इश्यूज रहते हैं तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करे। और मैं नीरज भारती जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो उनके जो भी डिफरेंसेस है या उनके कोई इश्यूज है, कोई उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ना करके वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनको चर्चा करनी चाहिए थी। और जिस तरह से पार्टी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर, पार्टी हाईकमांड के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे निराधार है, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है और पार्टी इसका बिल्कुल कड़ा संज्ञान लेती है। और भविष्य में भी कोई भी कार्यकर्ता अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है, पार्टी के नेताओं के विरुद्ध देता है, पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी साथी अगर किसी का कोई भी इशू है तो वो आके पार्टी प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करे, ना कि मीडिया को अपना और सोशल मीडिया को अपना साधन चुने। और जो भी ऐसी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी और पार्टी उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कड़ा संज्ञान उसके खिलाफ लिया जाएगा। और इस मैटर में भी पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जो भी आरोप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर या पार्टी हाईकमांड के ऊपर लगाए गए हैं, पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ है और वो बिल्कुल निराधार आरोप है और पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है और इस इशू पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। और पार्टी बहुत चिंतित है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन पार्टी लेगी। नहीं, मैंने देखा नहीं है वो, उस मैटर पे भी हम जांच करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने किसके लिए वो नशेड़ी कहा था, उसमें शायद किसी और के लिए भी कह सकते हैं।
किसके नाम लेकर तो नहीं कहा था कि किसका नाम लिया है, तो पता करेंगे कि किसके लिए उन्होंने कहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार कहा है कि डोप टेस्ट होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो स्वयं ये कहते हैं कि सभी लोगों को डोप टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने तो एम्प्लॉयजों के लिए भी कहा है, स्पोर्ट्समैन के लिए भी कहा है, पॉलिटिशियन के लिए भी कहा है, तो सीएम साहब तो खुद पहले से ये कहते आए। उन्होंने तो अपने और सीएम साहब के डोप टेस्ट की बात कर डाली है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि डोप टेस्ट सबको करवाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो सबसे पहले पहली लाइन में खड़े रहकर कहते हैं कि डोप टेस्ट होना चाहिए, वो तो खुद करवाने के लिए तैयार है। मैं जहां तक समझ सकता हूँ, जो ये आपने प्रश्न पूछा था नशेड़ी वाला, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया और बेवजह जो है तोड़ मरोड़ के आगे तथ्य पेश किए जा रहे थे। इस स्टेटमेंट को वहां पर ये प्रचारित किया गया कि नीरज भारती का नाम या अन्य किसी भाजपा के किसी पदाधिकारी का नाम भी नहीं लिया है, तो इसलिए इसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसको हाईलाइट करना ये तर्कसंगत नहीं है। कई बार आवेश में आके उनकी गंभीर मुद्दों पे उन्होंने जो है मिथ्या आरोप लगाए थे, तो उससे कई बार इस तरह का शब्द निकल जाता है। तो ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं थी जिसके ऊपर नीरज भारती जी को या अन्य को भी रिएक्ट करना चाहिए था। किसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है मुख्यमंत्री को बयान को, जो है आप कह रहे हैं? मुझे लगता है मीडिया में ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि एक शब्द अगर आप पकड़ लोगे बहुत सारी लंबी प्रेस वार्ता में या इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाएगा, तो आप सोच सकते थे हर्षवर्धन जी ने तो रिएक्शन नहीं किया। So this is maturity of politics. One should be mature enough to understand what things are there and इसमें क्या हमें बोलना चाहिए या रिएक्शन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर लेने का मतलब तो ये कि भाई मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैं किसी एक वाइड एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब कि मैंने उस पर स्वीकार किया कि हाँ मैं चैलेंज करता हूँ कि आप प्रूव करो कि ये किसी का नाम लेके किया गया हो। वीकेंड की छुट्टियों के बाद सोमवार सुबह राजधानी शिमला में यातायात का भारी दबाव देखने को मिला। शहर के प्रमुख प्रवेश और निकास मार्ग ढली चौक पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे कई स्थानों पर धीमी गति से यातायात संचालित होता रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि ट्रैफिक पूरी तरह से ठप नहीं हुआ और वाहनों की आवाजाही लगातार जारी रही। जानकारी के अनुसार वीकेंड समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना कामकाज, शिक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शहर आने वाले लोगों के वाहनों की संख्या भी काफी अधिक रही। दोनों कारणों से सुबह के समय सड़कों पर यातायात का दबाव अचानक बढ़ गया। ढली चौक, जिसे शिमला का सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन माना जाता है, पर सबसे अधिक दबाव आज सुबह देखने को मिला। यह मार्ग शहर को कुफरी, नारकंडा, रामपुर और ऊपरी शिमला जैसे क्षेत्रों से भी जोड़ता है, जबकि दूसरी ओर यह शिमला शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश का मुख्य रास्ता भी है। ऐसे में यहाँ वाहनों की संख्या बढ़ते ही ट्रैफिक का असर आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। सुबह के व्यस्त समय में निजी वाहनों, टैक्सियों, पर्यटन वाहनों, बसों, दोपहिया वाहनों की बड़ी संख्या सड़कों पर रही। कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए भी नजर आए। कार्यालय और शिक्षण संस्थानों के खुलने के समय के साथ यातायात का दबाव और बढ़ गया, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े। पुलिस कर्मी लगातार वाहनों को नियंत्रित करते रहे और विभिन्न दिशाओं से आने वाले ट्रैफिक को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते रहे। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को अक्सर शहर में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि वीकेंड के बाद लोगों की आवाजाही अचानक बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिमला में पर्यटन सीजन के दौरान यातायात दबाव लगातार बढ़ रहा है। खासकर वीकेंड और छुट्टियों के बाद शहर के प्रवेश मार्गों पर जाम जैसी स्थिति बन जाती है। कई वाहन चालकों ने भी ढली चौक और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता जताई। प्रशासन ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित लेन में वाहन चलाने और अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि धैर्य और अनुशासन के साथ वाहन चलाने से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही लोगों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह भी दी है, ताकि ट्रैफिक दबाव के कारण होने वाली असुविधा से बचा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि शिमला जैसे पहाड़ी शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या और सीमित सड़क क्षमता के कारण यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग, पार्किंग प्रबंधन और वैकल्पिक यातायात योजनाओं पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल सोमवार सुबह ढली चौक और आसपास के क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक दबाव के बावजूद पुलिस और प्रशासन की निगरानी में यातायात व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य होती दिखाई दी, लेकिन दिन भर वाहनों की आवाजाही अधिक रहने की संभावना बनी रहती है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जिला परिषद और बीडीसी प्रतिनिधियों को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बयान प्रदेश के हजारों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा उन्हें चुनने वाले लाखों मतदाताओं का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की भावना और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की गरिमा के भी विपरीत है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रत्येक जनप्रतिनिधि सम्मान का अधिकारी होता है, चाहे वह संसद सदस्य हो, विधायक हो, जिला परिषद सदस्य हो, बीडीसी सदस्य हो या पंचायत प्रतिनिधि हो। सभी जनता के विश्वास और जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका और महत्व को कम आंकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य और बीडीसी प्रतिनिधि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एक जिला परिषद सदस्य हजारों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और जनता के बीच से चुनकर आता है। ऐसे प्रतिनिधियों के बारे में यह कहना उनकी केवल एक दिन की अहमियत है, उन लाखों लोगों के जनादेश और विश्वास का अपमान है जिन्होंने उन्हें चुनकर जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का बयान कांग्रेस पार्टी की वास्तविक सोच और मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को महत्व देने के बजाय उन्हें कम आंकने का कार्य करती आई है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस नेतृत्व पंचायत राज संस्थाओं और जिला परिषदों और बीडीसी प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लोकतंत्र की मजबूत नींव माना है। पंचायतें, जिला परिषदें और अन्य स्थायी निकाय गांव के विकास, जन कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन संस्थाओं के माध्यम से विकास योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं। यदि इन संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं किया जाएगा तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली हार से उपजी राजनीतिक हताशा का परिणाम है। प्रदेश की जनता ने इन चुनावों में कांग्रेस सरकार की नीतियों के प्रति अपना असंतोष स्पष्ट रूप से रख लिया है। नगर निगमों, नगर परिषदों, पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव परिणामों ने यह संदेश दिया है कि जनता वर्तमान सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। बिंदल ने कहा कि जनता के इस जनादेश को स्वीकार करने और आत्म मंथन करने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व अब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही निशाना बना रहा है। यह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनावी परिणामों के बाद प्रतिशोध की राजनीति पर उतर आई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का पिछले कल जो बयान आया, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उन हजारों हजार चुने हुए प्रतिनिधियों को और बेइज्जत किया, ये निंदनीय है। जनप्रतिनिधि के नाते हजारों लाखों लोगों ने उनको वोट डाले। एक एक जिला परिषद का मेंबर 20-20 हजार, 25-25 हजार मतदाताओं के बीच में से जीत करके आया और उसको प्रदेश का कांग्रेस का मुख्यमंत्री और वो कहे कि उनकी एक दिन की अहमियत है, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। जिला परिषद का सदस्य, बीडीसी का सदस्य, ये जनप्रतिनिधि है और हमारे संविधान के अनुरूप चुनाव लड़ करके जीत करके आए थे। उनको इस तरह से प्रताड़ित करना, गाली देना, 3.5 साल से इन जनप्रतिनिधियों के साथ अत्याचार ये कांग्रेस करती आई और आज जब पूरे प्रदेश में नए सिरे से चुनाव हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री की जुबान के ऊपर जो शब्द आए हैं वो उनके दिल की असली वाणी है। उनके दिमाग में ग्रामीण क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधियां उनके प्रति कितनी सड़ांध है, दुर्गंध है, ये सारी दिखाई दे रही है। वास्तव में जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उनके प्रति उन्होंने पूरी तरह से अपमान किया है, उनको लज्जित किया है और ये
किसी भी कीमत के ऊपर स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। आज वो जमाना नहीं है कि आप एक बार गाली दें और 15 मिनट के बाद बदल जाएं। पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुने हुए प्रतिनिधियों को अपमानित किया है। ये वास्तव में जो बहुत बुरी तरह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को नकारा है। सब जगह पंचायती राज में, नगर परिषदों में कांग्रेस की और मुख्यमंत्री की हार हुई है। उस हार की बौखलाहट के अंदर ये दिया गया बयान है। स्पष्ट है कि अब बौखलाहट का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। यही नहीं, जिस दिन चुनाव हारी कांग्रेस, जब और प्रदेश की जनता ने ऐसी निकम्मी सरकार को ठुकराया, उसी दिन इन्होंने कॉलेजेस के अंदर ताला लगा दिया, स्कूलों में ताला लगा दिया, बदला लेने के लिए उतर गए हैं जनता के साथ। सिरमौर जिला के कॉलेजेस बंद कर दिए। सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस को नकारा तो उन्होंने यहाँ के कॉलेजेस, स्कूलों को अगले दिन बंद कर दिया। यानी ये जनता के साथ बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में जनता अब आक्रोशित है, अब जनता रुकने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस नेता नीरज भारती के बीच चल रहे विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए गंभीर आरोप बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी माना जा सकता है, लेकिन जब सत्ताधारी दल का ही एक वरिष्ठ नेता अपने ही सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए तो मामला और अधिक गंभीर हो जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि किसी पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी को सार्वजनिक रूप से ऐसे आरोप लगाने पड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को सामने आकर तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता ही अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की चुप्पी पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना रही है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार की ओर से स्पष्ट और ठोस जवाब नहीं दिया गया है। उनका कहना था कि यदि आरोप निराधार है तो सरकार को तथ्यों के साथ उन्हें खारिज करना चाहिए और यदि आरोपों में सच्चाई है तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। सरकार अपनी विफलता और कथित अनियमितताओं से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दे उठाती रही है, लेकिन अब उसके ही पार्टी के नेताओं के बयान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था के मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोलकर और जनता को भ्रमित कर मुद्दे उठाती रही है, लेकिन अब उसकी ही पार्टी के नेताओं के बयान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। मैंने इस बात को पहले से कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल आज से नहीं, वो बनने के बाद ही, सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गए थे। जैसे शुरू में ही 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के उनको छोड़ करके चले गए थे, 3 निर्दलीय विधायक छोड़ करके चले गए थे। बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार गए थे और हम जीते थे, बहुमत नहीं था हमारे पास। वो एक शुरुआत थी, लेकिन ये दौर अभी तक रुका ही नहीं है। कभी कौल सिंह जी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी चंद्र कुमार जी बोलते हैं, अभी चंद्र कुमार जी के बेटे बोल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो बोलने वाला है उनको निष्कासित कर दिया है, पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली है, उनके बारे में क्या करना, वो तो नशेड़ी है। लेकिन उनको ये भी मानना पड़ गया आप ही कि कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया हुआ था। कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष कल तक था और आज आप उनको नशेड़ी बोल रहे हैं। तो पार्टी कैसे चल रही है, आपका नशा मुक्त अभियान कैसे चल रहा है, ये सारी चीज पर अपने आप में प्रश्न है। और उसके बाद जो उनकी टिप्पणी है वो और भी ज्यादा तीखी है और उन्होंने जो बात कही है वो मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से उन्हें टिप्पणी की है कि
क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं, क्या किसका जिक्र कर रहे थे, कुछ उस बात को लेकर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत खराब स्थिति है। और जो मुख्यमंत्री बार बार बात करते हैं कि भाजपा गुटू में, अरे भाई आप हमको मत समझाइए। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके दिमाग में गुट ही चलता है, क्योंकि उनने पार्टी का नेतृत्व नहीं किया है। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी पार्टी में गुट ही चलाते थे, पार्टी थोड़ी चलाते थे। वो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी जब मुख्यमंत्री रहे तो गुट चलाते थे, पार्टी नहीं चलाते थे। ये उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कई तरह की टिप्पणियां, एक नहीं अनेकों टिप्पणी उनके बारे में की है, और आज भी उनको वही दिख रहा है। आज भी वो सरकार में है, लेकिन सरकार नहीं चला रहे, गुट की सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि अपने आप जो है वो आकलन करना चाहिए दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले। और ये खास तौर से जो जनप्रतिनिधियों के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, बीडीसी और जिला परिषद के सदस्यों के बारे में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस टिप्पणी में उन्होंने कहा कि उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है, एक दिन का खेल होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, ये मुझे लगता है कि ये गंभीर टिप्पणी लोकतंत्र पर उन्होंने की है। 3 टायर सिस्टम में पंचायत में ब्लॉक समिति का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और जिला परिषद के पार्षदों का भी, जिला परिषद का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस बात को उनको समझना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर जनादेश आया है उसको स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी टिप्पणी से मुख्यमंत्री बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र के प्रति जो है एक इस तरह का एक माहौल, एक वातावरण अपने मन में वो जाहिर कर रहे हैं, जो अविश्वास का माहौल। धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से जुब्बल क्षेत्र में 8 जून से 16 जून तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जुब्बल स्टेडियम में क्षेत्रवासियों, श्रद्धालुओं और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सहयोग से संपन्न होगा। आयोजन समिति के अनुसार 9 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना है। आयोजन समिति ने बताया कि श्री राम कथा का आयोजन आप और हम तथा समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा, सत्य, धर्म और मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है तथा तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। समिति के सदस्य ने बताया कि कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी संख्या में स्वयं सेवक आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा तथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि श्री राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह समाज में नैतिक मूल्य, संस्कारों और सामाजिक एकता को मजबूत करने का माध्यम है। कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा, जिसमें लोगों को जीवन में सत्य, कर्तव्य, त्याग और सेवा की प्रेरणा मिलेगी। समिति ने बताया कि कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। तो जहाँ तक कथा का जो है, मैं सभी क्षेत्रवासियों से, पूरी जुब्बल क्षेत्र की जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है कि भाई 8 जून से ये जो कथा हो रही है 9 दिवसीय, इसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। हमारी जो ये संस्था है ये पिछले लगभग 9-10 वर्षों से यहाँ पे कथा का आयोजन कर रही है जी। और इस बारी पहली राम कथा जुब्बल क्षेत्र के अंदर होने जा रही है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पे जो है एक राम कथा का आयोजन हमारी राम कथा कमेटी और छावनी वीर कमेटी द्वारा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। राम कथा का जो आयोजन है हमारे जुब्बल स्टेडियम में किया जाएगा जी सर। और इस जो कथा में जो कथावाचक होंगे वो आदरणीय श्री मोहन मिश्रा जी, जो पूरे 9 दिन तक यहाँ पे श्री राम कथा का करेंगे। देखिए,
युवा शक्ति के लिए हमारा हमेशा ही कथा के माध्यम से ये संदेश रहा है कि भाई इस कथा में अधिक से अधिक युवा शक्ति जुड़े, और पीछे भी हमारी कथाओं में युवा शक्ति का बहुत योगदान रहा है, और आगे भी हम पूरे जुब्बल क्षेत्र की युवा शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि भाई वो हमारी इस कथा में के आयोजन में जो है वो अपना सेवा भाव जारी रखे, और इस कथा के माध्यम से हमारा जो विनीत जी मुख्य उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य रहा है कि भाई हमारे इस क्षेत्र में उन्नति रहे, सद्भावना बने रहे, आपसी प्रेम बना रहे, और खासकर युवा शक्ति को जोड़ने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि भी जो आज के वक्त में क्षेत्र में जो नशा का जो ये संचारण बहुत हो रहा है, प्रसार बहुत हो रहा है, हमारे युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ जा रही है, इसके लिए भी हमारा ये जोड़ने का एक प्रयास रहेगा संस्था के माध्यम से कि वो इस नशा से भी दूर रहे और आध्यात्म उन्नति उनकी हो, और प्रभु भगवान के प्रति उनके चरणों में श्रद्धा और भक्ति का भाव बढ़े। सभी क्षेत्रवासियों से, हमारी माताओं से, हमारी महिला शक्ति से, हमारे जो महिला मंडल है, हमारे जो नवयुवक मंडल है, जितने सभी क्षेत्र जुब्बल क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं, हमारा उनसे निवेदन रहेगा कि हमारी जो रामकथा कमेटी और छावनी मेरी कमेटी के माध्यम से जो ये रामकथा का आयोजन हो रहा है, ये पहली बार जुब्बल क्षेत्र के अंदर हो रहा है, और इसमें हमारा ये संदेश रहेगा कि आप सभी बढ़ चढ़कर इस कथा में आए, कथा को सुने और प्रभु श्री राम जी की इस पावन कथा का रसपान करें। सर, ये जो राम कथा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं भी इसमें भागीदार बन रही हूँ इस बार। तो मैं चाहती हूँ अपने जुब्बल की जनता से, कोटखाई की जनता से, कि आप भारी से भारी संख्या में यहाँ आकर दर्शन करें और हमारे को भी इसमें अच्छा प्रेरित करें। हमारे को बहुत खुशी है जी। सीटों के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर राजधानी शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के आह्वान पर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने टॉयलेट से सचिवालय तक रैली निकालकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी और शीघ्र समाधान की मांग की। रैली के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने का भी प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही है। यूनियन नेताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बावजूद उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुख्य मुद्दे अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि उनके मानदेय में उचित सम्मानजनक वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान मानदेय से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि उन्हें उनके विभागीय कार्यों तक ही सीमित रखा जाए तथा विभिन्न सरकारी अभियानों तथा अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्यों का अनावश्यक बोझ उन पर न डाला जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कर्मियों से लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी ली जा रही है, जबकि इसके अनुरूप उन्हें न तो अतिरिक्त भुगतान मिलता है और न ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। रैली को संबोधित करते हुए यूनियन पदाधिकारियों और महिलाओं ने कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से समझना होगा और उनके समाधान के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की रीढ़ है, इसीलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यूनियन नेताओं ने सरकार से जल्द वार्ता कर मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है और साथ ही चेतावनी दी है कि यदि लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन और संघर्ष की रणनीति भी बनाई जा सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नमस्कार, मेरा नाम कुलजीत कौर है, मैं नालागढ़ सर्कल से हूँ। ये हमारा आज का धरना प्रदर्शन सरकार से हमारी कई वर्षों से चल रही मांगों को लेकर है, जैसे कि हमें सरकारी दर्जा देना और हमारी वेतनमान में वृद्धि करना और भी ऐसी कई स्कीमें हैं जिनको लेकर हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगें सुनेगी और उन पर ध्यान देगी।
अभी ये हमारे सचिव जी डिसाइड करेंगे कि यहाँ बैठना है या इसके आगे जाना है, विधानसभा तक जाना है, कहाँ तक जाना है। ये अभी इनको साथ बातचीत होनी बाकी। अभी हम पहुँचे ही हैं नालागढ़ से, तो अभी खाना पाना किया, उसके बाद यहाँ पहुँचे। फिर अभी इनके साथ सलाह मशवरा करेंगे कि कहाँ बैठना है या फिर इसके आगे जाना है। जैसे कि हमें हर डिपार्टमेंट का काम आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है, हर डिपार्टमेंट का काम, क्योंकि आंगनवाड़ी BLO भी करेगी, जनगणना भी करेगी। अगर कहीं उसकी ड्यूटी किसी और एरिया में लगानी है तो वो भी आंगनवाड़ी वर्कर करे, जो कि हर डिपार्टमेंट का काम है जो आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी का वर्कर का अपना खुद का इतना काम होता है, इतना काम होता है इनका। वो ही एक तरफ जब ध्यान चार तरफ हो जाता है ना, तो उसके जो माइंड है कभी कभी तो दिन रात यही सोचने में लगा रहता है कि अब हम कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ें। ये प्रेशर हो रहा है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। आपको उम्मीद है कि कैप्चर किया जा रहा है, जो कि कभी डन होता ही नहीं है। कभी कभी इतनी परेशानी आती है ऊपर से, जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो हमें बार बार प्रेशर करते हैं, अभी करो, 1 दिन में करो, 2 दिन में करो। जबकि हम बार बार उनके घर भी जाते हैं, कई बार नेटवर्क इशू होता है, कई बार कुछ होता है, नहीं हो पाता है। कभी कभी तो पूरा महीना हम इसी में फंसे रहते हैं। फिर भी जब और डिपार्टमेंट के काम भी हम लोगों को दिए जाते हैं तो हमारे ऊपर और बर्डन पड़ता है। बस हम यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का काम दिया जाए, दूसरे डिपार्टमेंटों का काम हमारे पास ना आए। अभी मांगे रखते हुए तो बहुत समय हो गया, अभी पता नहीं अभी कितने ये संघर्ष और कितना चलेगा। अभी तो शुरुआत की है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और भी होगा, इससे ज़्यादा संघर्ष होगा, इससे ज़्यादा और भी। अभी तो कुछ कम है, इससे ज़्यादा पब्लिक होगी, आंगनवाड़ी वर्कर होगी, और इससे ज़्यादा बड़ी स्ट्राइकें भी होगी। आज हमारा 200 तक का टीचा है, 200 तक के लोग हमने यहाँ पे इकट्ठा का हमारा है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हमें ग्रेच्युटी दी जाए, ठीक है जी, और बजट में कटौती बंद कर, ठीक है जी, और हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, प्री प्राइमरी हमारे आंगनवाड़ी को बनाया जरूर पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग आज तो मतलब पहले इतना नहीं होता था प्रदर्शन हमारा, आज तो जम के प्रदर्शन करेंगे, दोबारा फिर से करेंगे, और जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा ना किया। मेरा नाम विद्या देवी। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला एक बार फिर सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गई है। ऐतिहासिक ग्रीष्म मैदान पर सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 का भव्य आगाज हो गया। 8 जून से 12 जून तक चलने वाले इस 5 दिवसीय उत्सव में देश भर के कलाकार, सांस्कृतिक दल, साहित्यकार और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ग्रीष्मोत्सव के आयोजन के साथ ही पूरा शहर उत्सव में माहौल में डूब गया और स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक भी कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए उत्साहित नजर आए। शिमला ग्रीष्मोत्सव प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाला यह उत्सव हिमाचल की लोक संस्कृति, परंपराओं, कला, साहित्य और पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य करता है। इस बार भी जिला प्रशासन ने ग्रीष्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। रिज मैदान, मॉल रोड, गेयटी थिएटर, संजौली और शहर के विभिन्न स्थलों को विशेष रूप से सजाया भी गया है। ग्रीष्मोत्सव के पहले दिन कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 10 बजे ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में हिंदी कवि सम्मेलन के साथ की गई। सम्मेलन में प्रदेश के कई प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और समकालीन विषयों पर विचार प्रस्तुत किए। कविताओं में हास्य, व्यंग्य और राष्ट्रीय भक्ति और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समावेश भी देखने को मिला है। साहित्य प्रेमियों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। दोपहर 2 बजे कवि सम्मेलन का दूसरा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं को भी इस बार ग्रीष्मोत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। सुबह 11 बजे नगर निगम मैदान संजौली में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल प्रेमियों में प्रतियोगिता को लेकर विशेष उत्साह भी देखने को मिला। दोपहर बाद और शाम के समय मॉल रोड तथा रिज मैदान पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शाम 4 बजे मॉल रोड स्थित पुलिस सहायता
कक्ष के समीप आयोजित जुम्बा डांस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोटमोर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोटमोर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लक्कर बाजार तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समरहिल के छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों से खूब वाह बटोरी। ग्रीष्मोत्सव की विशेषता यह है कि इसमें हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलती है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों से आए सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पारंपरिक लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्रों की धुनों पर कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। रज मैदान के मुख्य मंच के अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में भी सांस्कृतिक दल प्रस्तुतियां देंगे। लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में अपनी संस्कृति और विरासत को मंच पर जिंदा रखेंगे। इससे पर्यटकों को देश के विविध सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन के अनुसार ग्रीष्मोत्सव के आगामी दिनों में भी कई आकर्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें लोक नृत्य प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक संध्याएं, युवा प्रतिभाओं की प्रस्तुतियां, पारंपरिक कला प्रदर्शन, संगीत कार्यक्रम और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां शामिल रहेगी। स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए विशेष मंच प्रदान किया जाएगा। शिमला ग्रीष्मोत्सव का आर्थिक और पर्यटन दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में इन दिनों पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे होटल व्यवसाय, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजारों और छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिल रहा है। शहर के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी उत्सव में अच्छी उम्मीदें हैं। दुनिया वालों